हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 42। आदित्य सो गया। सुबह जल्दी उठा और तैयार होकर जीजू की गाड़ी लेकर घर से निकला। आदित्य दिल्ली से बाहर निकला और चल पड़ा अपनी नई मंजिल की ओर। रास्ते भर वह गाने सुनता रहा और अनामिका के बारे में सोचता रहा। वह कैसी होगी? जब आदित्य उसके सामने जाएगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो भी इसी तरह इंतजार कर रही होगी? सोचकर आदित्य को एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था। दोपहर तक गाड़ी आगरा पहुंची। आदित्य वहां रुका, फ्रेश हुआ, खाना खाया और कुछ देर वहीं बैठकर सुस्ताने लगा। मंजिल अभी दूर ही थी और आदित्य को बहुत लंबा रास्ता तय करना था। वह उठा और गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। आदित्य जब तक कानपुर पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था और वह गाड़ी चलाकर काफी थक चुका था। उसने रात भर वहीं रुकने का प्लान बनाया और एक होटल में रुक गया। खाना खाकर सुबह जल्दी का अलार्म लगाया और सो गया। सुबह 4 बजे आदित्य उठा, नहाया और होटल से निकल गया। कानपुर से सीधा उसे वाराणसी जाना था और वहीं थी उसकी मंजिल बनारस। एक लंबी दूरी तय करने के बाद आदित्य बनारस पहुंचा। उसने अपनी गाड़ी साइड लगाई और नीचे उतरा। उसने इधर उधर देखा। लोग अपने अपने कामों में लगे थे। कुछ लोग अपने परिवार के साथ मंदिर जा रहे थे। आदित्य ने नजर घुमाई, वहां चारों ओर मंदिर थे। वह कुछ दूर चला और सामने से आते एक आदमी से पूछा, भाई साहब, 80 घाट जाना है, आप वहां जाने का रास्ता बता सकते हैं? इह लो बबुआ, मंदिर में आके भगवान का पता पूछत रहे हो। ये तो है 80 घाट, आदमी ने अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। आदित्य ने सामने नजर दौड़ाई तो बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था 80 घाट। आओ बाबू, हम बताते हैं, अब इतनी दूर आ ही गए हो तो भोलेनाथ के दर्शन भी कर लो, आदमी ने कहा। तो आदित्य उसके साथ आगे बढ़ गया। आदमी उसे घाट पर लेकर आया। आदित्य ने देखा तो बस देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत जगह आज से पहले उसने शायद ही देखी हो। घाट की वो सीढ़ियां जहां कितने ही भक्त खड़े थे, अपने लिए मनोकामना मांग रहे थे। एक और ऊपर सीढ़ियों पर भोलेनाथ का मंदिर था। आदित्य बस एकटक वो सब नजारे देखता रहा। आदमी ने उसे मंदिर में दर्शन करवाए और फिर वहां से चला गया। आदित्य आकर कुछ देर के लिए वही सीढ़ियों पर बैठ गया और पानी को देखने लगा। एक सुकून का एहसास हो रहा था उसे। मन को शांति देने वाली पानी की कलकल करती आवाजें, दूर मंदिर में बजती घंटियों की आवाज। आदित्य बहुत खुश था ये सब देखकर। उसे अनामिका का कहा याद आ गया तो मुस्कुरा उठा। अभी आदित्य बैठकर घाट को निहार ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा और दूसरी तरफ से इशिका के बड़े पापा ने कहा, आदित्य, आप मिले वहां के वकील से? 1 हफ्ते बाद ही केस की सुनवाई है। जी सर, मैं अभी पहुंचा हूँ, जल्दी ही उनसे मिलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, उन्होंने कहा और फोन काट दिया। आदित्य उठा और सीढ़ियां चढ़कर घाट से बाहर निकल आया। उसे जिस जगह जाना था उसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि वो जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी। आदित्य एक पान वाले के पास आया और उसे पता दिखाते हुए कहा, सुनिए भाई साहब, ये जगह यहाँ कहाँ है? दुकान वाले ने पान लगाते हुए कहा, ये तो मणिकर्णिका का घाट से आधा किलोमीटर दूर होगी साहब जी। थैंक यू, मुझे इस जगह के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? पान वाले ने एक नज़र आदित्य को देखा और फिर कहा, बनारस में एक को आदमी है जो आपकी मदद कर सकी हैं। कौन? आदित्य ने पूछा। पान वाले ने अपना पान लगाया, खुद ही खाते हुए कहा, मुरारी कुमार मिश्रा। ये कौन है? अरे विधायक है हमरे बनारस के। ऐसी कोनो जगह नहीं जो हमारे मुरारी बबुआ को ना पता हो। वो का है कि कहने को वो विधायक जरूर हैं, पर दिल उनका सोने सा खरा है, सबकी मदद करते हैं, पान वाले ने कहा। तो आदित्य बोला, कहाँ मिलेंगे आपके विधायक जी? अरे बनारस का बच्चा बच्चा जानता है उनके घर का पता, काहे ना विधायक जो ठहरे। और आदित्य को मुरारी कुमार मिश्रा का घर पता बताने लगा। आदित्य पान वाले से एड्रेस लेकर मुरारी के घर पहुंचा। गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने आकर रुकी। आदित्य ने गाड़ी साइड में लगाई और उतरकर गेट के सामने आया। गेट के पास दीवार पर बड़ी सी नंबर प्लेट लगी हुई थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मुरारी कुमार मिश्रा, बनारस विधायक। आदित्य को देखकर गार्ड ने गेट खोला और आदित्य से वहां आने के बारे में पूछा। तो आदित्य ने कहा, जी मैं दिल्ली से आया हूँ किसी काम के सिलसिले में, मुझे आपके विधायक से मिलना है। ठीक है साहब जी, अंदर आइए, गार्ड ने गेट खोलकर कहा। आदित्य अंदर चला आया। उसने देखा वो बहुत बड़ी खुली जगह थी। हरी घास के मैदान थे और कुछ ही दूर सामने एक बहुत ही प्यारा सा घर बना हुआ था
गार्ड आदित्य को लेकर आगे बढ़ गया। आदित्य ने देखा वो जगह काफी खूबसूरत थी। कुछ ही दूर घर के बिल्कुल सामने कुछ आदमी हाथ बांधे किसी के सामने खड़े थे। आदित्य ने चलते चलते उस बैठे हुए आदमी को देखने की कोशिश की, लेकिन नहीं देख पाया। गार्ड और वह दोनों आकर कुछ ही दूरी पर खड़े हो गए। आदित्य ने उन आदमियों के बीच से देखने की कोशिश की कि कभी उसे सफेद कुर्ते का कुछ हिस्सा दिखाई देता तो कभी हाथ में पहना कड़ा। आदित्य ने फिर से देखने की कोशिश की तो इस बार उसे धूप वाला चश्मा देखने को मिला, लेकिन आदित्य उसका चेहरा नहीं देख पाया। कुछ देर बाद ही आदित्य ने देखा कि सामने बैठा हुआ आदमी अचानक से खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम लोग का बवाल मचा रखी हो बनारस में। हाँ, जब हम कह दिए हैं कि घाट पर किसी तरह का नाटक नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए। वहाँ बच्चे औरतें बूढ़े सब होते हैं, ऐसे में उनकी तो कछु जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। कमिश्नर से कह दियो पूरी सुरक्षा चाहिए, नहीं ट्रांसफर करवा दी हैं, फिर घर बैठ के करी हो नौकरी। लेकिन विधायक जी, एक घाट पर इतनी कड़ी सुरक्षा मुमकिन नहीं है। एक आदमी ने कहा, कंटाप जानते हो बेटा, वो ही धर के मारेंगे ना तो सारी अक्ल घुटनों से भेजों में आ जाही। जब तुम्हारे बेटे की शादी हुई रही तो तुमको अच्छा खासा पुलिस का इंतजाम चाहिए, क्योंकि तुम ठहरे VIP, पर साला बनारस की जनता के लिए ये नामुमकिन हो गया। अभी समझा रहे हैं, आज शाम तक बंदोबस्त हो जाना चाहिए, वरना सुरक्षा की जरूरत तुम लोगन को पड़ेगी। चलो निकल लो अब। मुरारी ने अपना भगवा गमछा गले में घुमाकर कहा। सामने खड़े लोग उसके आगे क्या बोलते, सभी चुपचाप वहां से चले गए। मुरारी अपनी कुर्सी पर आ बैठा। गार्ड उसके पास आया और कहा, साहब जी, आपसे मिलने शहर से कोई बाबू आए हैं, कह रहे हैं जरूरी काम है। हाँ भेजो। आदित्य मुरारी के सामने आया और अपना हाथ मुरारी को बढ़ाकर कहा, हेलो सर, मेरा नाम एडवोकेट आदित्य व्यास है, मैं दिल्ली से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका बनारस में वकील साहब, खड़े काहे हैं, बैठिए ना। मुरारी ने आदित्य से हाथ मिलाते हुए कहा। आदित्य सामने पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। उसने मुरारी को देखा। गोरा रंग, साफ सुथरी बनी दाढ़ी, मूछ, सफेद कुर्ता और उस पर गले में पड़ा वो भगवा गमछा मुरारी को आकर्षक बना रहा था। आंखों पर काले शीशे वाला चश्मा, दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा, दूसरे में अच्छी कंपनी की घड़ी, उंगली में सोने की अंगूठी जो धूप में चमचमा रही थी। आदित्य मुरारी को देखकर काफी प्रभावित हुआ। मुरारी ने आंखों में चश्मा हटाते हुए आदित्य से कहा, कहिए वकील साहब, यहाँ कैसे आना हुआ। सर, दरअसल मेरे क्लाइंट प्रमोद कुमार गुप्ता की मणिकर्णिका घाट के पास कोई जमीन है जिस पर वह एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार का कहना है कि वो जमीन सरकारी है और किसी संस्था के लिए अलॉट कर दी गई है। मेरे क्लाइंट ने उस संस्था के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसकी सुनवाई जल्दी है। सर, आप यहाँ के लोकल विधायक हैं, आपको तो इस बारे में जानकारी होगी ही कि वो जगह मेरे क्लाइंट की है, उस पर ऐसे कैसे कोई अपना हक जता सकता है। अगर आप उनके वकील से बात करके कुछ सेटलमेंट कर सके तो मेरे लिए अच्छा होगा। आदित्य ने शॉर्ट में मुरारी को अपनी बात बताई। मुरारी को समझने में देर नहीं लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे ये तो सबसे छोटी प्रॉब्लम है वकील साहब। सुनिए, वो जगह सरकारी नहीं है बल्कि हमारे शिवम भैया की है। शिवम कुमार गुप्ता बनारस की सीमेंट फैक्ट्री के मालिक है। उन्होंने वो जमीन किसी अच्छे काम के लिए किसी को दी है। अब आप कह रहे हैं कि वो जमीन आपके क्लाइंट की है, तो भैया से बात करके देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सर। नौकर दोनों के लिए चाय रखकर चला गया। मुरारी ने आदित्य को चाय दी और एक कप खुद उठाकर पीने लगा। आदित्य ने चाय पीते हुए कहा, सर, आप यहाँ के विधायक हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा आप उन सब लोगों को धमका रहे थे, ऐसा क्यों। मुरारी मुस्कुराए और कहा, वो काहे ना, ये है बनारस, यहाँ के लोगों को दो तरीकों से समझाया जाता है, एक बातों से, दूसरी लातों से। जो यहाँ थे वो थे लातों से समझने वाले, जब बातों से नहीं समझते तो कंटाप मारना ही पड़ता है। कंटाप आदित्य को समझ नहीं आया। कंटाप नहीं जानते? आपकी भाषा में थप्पड़ लगाने को हमारे यहाँ कंटाप ही बोलते हैं। बनारस हमारा दिल है और यहाँ के लोगों बहुत ही भरोसे के साथ हमको अपना विधायक चुना है। तो अब आप ही बताओ, उन लोगों की तरह जनता को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए कि ना चाहिए। कल शाम 80 घाट पर महाआरती है, बस उसी के बंदोबस्त कर रहे हैं। तो आदित्य बोला, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं 2 दिन यही बनारस में हूँ। बनारस में कहाँ रुके हैं आप? मुरारी ने कप रखते हुए पूछा। जी, यहाँ किसी होटल में रुकूंगा।
अरे होटल में काहे रुकेंगे, मेहमान है हमारे घर में, रुकिए, शाम को शिवम भैया से भी मिलवा देंगे आपको और हमारे साथ बनारस भी घूम लीजिएगा। लेकिन मैं, आदित्य ने कहना चाहा तो मुरारी ने कहा, अरे वकील साहब अब आ ही गए हैं तो हमें भी कछु मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। मुझे अपने क्लाइंट और उनके वकील से भी मिलना है, सो मेरा जाना जरूरी है। आदित्य ने अपनी समस्या बताई। अच्छा ठीक है, खाना तो खा ही सकते हैं आप, मुरारी ने आदित्य से कहा तो आदित्य मना नहीं कर पाया और उठकर मुरारी के साथ चल पड़ा। मुरारी आदित्य से बातें करते घर के अंदर आया तो आदित्य की नज़र वहां बरामदे में खेल रहे बच्चों पर गई। आदित्य के देखते ही देखते वहां मौजूद दो बच्चे झगड़ने लगे। हम खेलेंगे, अरे पर तुम्हारी बारी तो लास्ट आई है, हमारा नंबर है। दूसरे बच्चे ने कहा, वो सब हमें नहीं पता, पहले हम खेलेंगे। पहले वाले बच्चे ने उसके सामने तनते हुए कहा, आदित्य उन सबको देख रहा था, ऐसे कैसे खेलोगे, हमारी बारी है। दूसरे बच्चे ने थोड़ी हिम्मत दिखाई पर आवाज़ पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर थी कि पहले वाले बच्चे ने उसके गाल पर एक थप्पड़ रख दिया और कहा, बेटा पापा विधायक है हमरे, ज़्यादा बोले ना तो दूसरे गाल में भी कंटाप रख देंगे। का समझे, बेट लगाओ इधर और चुपचाप बॉलिंग करो। आदित्य तो उसे देखता ही रह गया। उसने बच्चे के तेवर देखे और फिर फ़ोन पर लगे मुरारी को देखा। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं था। दूसरा बच्चा रोने लगा तो मुरारी ने फ़ोन काटा और उनके पास आकर कहा, का हो गया बबुआ, रो काहे रहे हो, मुन्ना ने हमें मारा, बच्चे ने रोते हुए कहा। मुरारी ने मुन्ना को देखा, वो आंखों में गुस्सा उतर कर खड़ा था। मुरारी ने उससे कहा, काहे मुन्ना, काहे पीटे इसको, खेलने नहीं दे रहा हमको। अरे मिश्राइन सुनते हो, अंकल इसने इसको थप्पड़ भी मारा और ये बोला कि मेरे पापा विधायक हैं। ये हमेशा सबको ऐसे ही बोल के डराता है। वहाँ खड़े तीसरे बच्चे ने डरते डरते कहा। मुन्ना ने उसे घूरते हुए धीरे से कहा, बाहर मिलो बेटा, बताते हैं तुमको। क्या बताओगे, साला विधायक के नाम पे किसी को भी पीटोगे। अरे तुमने बाप की इज्जत है बनारस में तो तुम का उसको डुबोने के लिए पैदा हुए हो, खड़े खड़े घूर कर रहे हो, सबने तुम्हारी अम्मा के लाड़ प्यार का असर है। कहते हुए मुरारी चुप हो गया। आदित्य चुपचाप सब देख रहा था। उसने देखा कुछ देर बाद गोरी चिट्टी घुंघरीले बालों वाली बनारसी साड़ी में लिपटी एक औरत आई और मुरारी के पास आकर कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो तुम। चिल्ला रहे हैं, अपने सपूत को समझाओ जरा, छटाक भर का है, जब देखो तब गुंडे करता फिरता है। हम बता रहे हैं मिश्राइन, ऐसे ही चलता रहा ना तो एक को दिन नाम डुबा दी है ये हमारा। मुरारी ने झुंझलाकर कहा, हाँ तो मुझे क्यों सुना रहे हो, तुमने ही तो सिखाया है सब इसे, और सिखाओ इसे कंटाप मारना। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हैं। मिश्राइन ने नाखून को फूंक मारते हुए कहा, तो का ये हमारे अकेले का बेटा है, हम कौन सा इसको बारात में लेकर आए थे। हाँ हाँ, मैं तो इसे जैसे दहेज में लेकर आई थी। सुनो मिश्रा जी, हम पे गुस्सा किए हो तो ठीक नहीं होगा, बता रहे हैं। आदित्य को ये ड्रामा देखकर हंसी आने लगी। ऊपर से मुरारी की भाषा और भी मजेदार थी। आदित्य ने देखा सब उसे ही देख रहे हैं तो उसने खुद को शांत करके कहा, सॉरी सॉरी वकील बाबू, ये हमारी पत्नी है मनु और ये हमारा बेटा है मानवेंद्र मिश्रा, थोड़ा शरारती हैं, माँ पर जो गया है। मुरारी ने कहते हुए मनु को देखा। नहीं आप पर गया है, बट स्वीट फैमिली। आदित्य ने कहा, नमस्ते, अंदर आइए ना। मनु ने अपना सारा गुस्सा भूलकर आदित्य से कहा। बच्चे खेलने के लिए बाहर निकल गए और मनु, मुरारी, आदित्य तीनों अंदर चले आए। मुरारी ने मनु से आदित्य और अपने लिए खाना लगवाने को कहा। मनु ने रसोइये से कहकर खाना तैयार करने को कहा। तब तक मुरारी आदित्य के साथ बैठकर बातें करने लगा। खाना लगने के बाद मनु ने दोनों के लिए खाना परोसा। आदित्य को मुरारी और मनु का बर्ताव अच्छा लगा। बस जितने वक्त वो मुरारी के घर में था उसने कई बार मुरारी और मनु के बीच मीठी मीठी झोंक नोक देखी। मुरारी ने आदित्य से शाम को सेवन से मिलाने का वादा किया था, साथ ही गंगा घाट की आरती देखने का कहा। बस उसे जब गेट तक छोड़ने आया तो आदित्य ने मुरारी से कहा, बुरा न मानो तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। बिल्कुल पूछो, बुरा काहे का मानेंगे। अरे आप और मनु जी में इतनी नोकझोंक क्यों रहती है। मुरारी हंसने लगा और कहा, अरे वो सब तो प्यार है हमरा, दिन में जब तक नोकझोंक नहीं हो जाती लगता नहीं कि जिंदगी में कछु है। हमारी पहली मुलाकात भी झगड़े से हुई थी, आपकी लव मैरिज हुई थी। आदित्य ने थोड़ा हैरानी से पूछा। हाँ तभी तो इतना प्यार है कि उनके सारे नखरे उठाते हैं, वरना मुरारी किसी के नखरे उठाए ऐसा बनारस में कोई पैदा नहीं हुआ।
अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आपसे और मनु जी से मिलकर अच्छा लगा। शाम को मिलते हैं। चिंता मत कीजिए, शिवम भैया से मिलके तो और भी अच्छा लगने वाला है आपको। जी जरूर। मुरारी ने अपना कार्ड निकालकर आदित्य को देते हुए कहा, ये रखिए हमारा कार्ड, जरूरत पड़ेगी। थैंक यू कहकर आदित्य वहां से चला गया। मुरारी वापस अंदर आया और फिर से फोन पर किसी को कंटाप लगाने की बात करने लगा। आदित्य अपने क्लाइंट और उसके वकील से मिला। शाम को उसने मुरारी से बात की और उसके साथ शिवम से मिलने जा पहुंचा। शिवम के घर में आदित्य मुरारी के साथ घर के बैठक में बैठा था। कुछ ही देर बाद शिवम की आई और मुरारी से कहा, अरे ओ मुरारी, तनिक हमारे साथ आओ। वो अचार के मर्तबान उठाए के रख दो। आई थोड़ी तो इज्जत कर लो हमरी। अरे विधायक है हम यहाँ के, मर्तबान किसी और से रखवा लो। काहे मेहमान के सामने हमरा कचरा करवाए रही हो। विधायक हो गए अपने घर के, उड़ते हो कि लगाए एक चमाट। चलो चल कर रखो, 4 मर्तबान मनु बिटिया के लिए भी भिजवाने हैं। आई ने डांटते हुए कहा तो मुरारी ने खिसियाकर आदित्य से कहा, हम जरा आते हैं। आदित्य को तो बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने रोककर कहा, हाँ। मुरारी उठकर आई के साथ चला गया। खिड़की से आदित्य देख रहा था, बेचारा बनारस का विधायक मुरारी कुमार मिश्रा कैसे आई के सामने चुपचाप उनकी बातें मान रहा था। मुरारी ने 1-2 मर्तबान रखे कि अगला मर्तबान उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा और सारा अचार नीचे फर्श पर फैल गया। आई ने देखा और फिर शुरू हुआ उनका परम ज्ञान। अरे रे मुरारी, ई का कर दी हो। तुम ना डॉक्टरवा से जाए के आंखें चेक करवाओ। सारा अचार गिराए दी हो। सत्यानाश जाए तुम्हारा। एक बेटे के बाप हो चुके हो, लेकिन सुधार बिल्कुल नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम तो बस यही धरती पर हमरा नुकसान करने ही आए हो। पता नहीं कौन से जन्म में पाप किए होंगे जो तुम हमारी जिंदगी में आए रहे। टुकुर टुकुर देख क्या रहे हो? जाओ निकलो यहाँ से। बड़े आए विधायक, एक मर्तबान तो संभाले नहीं संभलता, बनारस संभालेंगे। मत मारी गई तुमरे चाचा की जो तुम्हारे यहाँ छोड़ कर गए हमरे सीने पर मूंग दलने को। कितना नुकसान कर दियो मनु बिटिया को, जवाब का दी है अब। बेचारा मुरारी चुपचाप सुनता रहा और वापस आदित्य के पास चला आया। आदित्य को आई की आधी बातें समझ आई, आधी नहीं। तो उसने मुरारी से कहा, वो आंटी क्या कह रही थी? अच्छा, वो तो कह रही थी कि हमसे बहुत प्यार करती हैं। मुरारी ने जैसे ही कहा, पीछे से चप्पल आकर उसकी पीठ पर लगी। मुरारी ने मुस्कुराते हुए आदित्य को देखा और कहा, चप्पल वहीं रह गई थी हमरी, तो वापस दी है, बस निशाना थोड़ा गलत है। अगले ही पल शिवम कमरे में आया और मुरारी से कहा, का बात है मुरारी? आई इतना काहे बिगड़ रही है तुम पे? का बताएं भैया, पहले खुद ही बोले रहे मर्तबान रख दो, अब छूट कर टूट गया तो बिगड़ रही है हम पर। हमसे ज्यादा प्यार तो वो अपने अचार से करती हैं। हम बताए रहे भैया, अगर प्रधानमंत्री भी बन जाए ना, तो भी आई के उनके मुरारी ही रहेंगे। खैर छोड़ो ये सब, इनसे मिलो। ये है आदित्य जी, मणिकर्णिका का घाट वाली जमीन के बारे में इनको आपसे कछु बात करनी थी। नमस्ते, शिवम ने आदित्य से कहा। नमस्ते सर। आदित्य ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। शिवम के पास पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। उसने आदित्य की पूरी बात सुनी और कहा, आपकी बात सही है, पर जिस संस्था को हमने ये जमीन दी है वो काफ़ी बड़े आदमी है और इनके इरादे भी हमें नेक लगे। फिर भी आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट सही है तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। कल सुबह वो यहाँ आ रहे हैं, आप उनसे मिलकर अपनी बात करके उनके सामने रखिए। अगर सब सही रहता है तो अपने क्लाइंट से कहकर केस वापस ले लीजिए। इससे आपके वक्त की भी बचत होगी। जिस संस्था के बारे में आपने बताया है उस प्रोजेक्ट से मैं एग्री हूँ, लेकिन सर जरा सोचिए, अगर उसकी जगह एक फैक्ट्री बनती है तो बनारस में रहने वाले कितने ही लोगों को उसमें रोजगार मिल जाएगा। कोई भी बड़ी फैक्ट्री यहाँ बनती है तो उससे इस शहर का विकास भी होगा, साथ ही यहाँ रहने वाले के लिए वहाँ बनने वाला सामान उचित रकम पर मिलेगा। शहर का पैसा शहर में ही रहेगा। आदित्य ने अपनी बात रखी। शिवम सोचने लगा तो मुरारी ने कहा, बात तो ये सही कह रहे भैया, यहाँ फैक्ट्री भी होगी तो आम जनता के रोजगार की संभावना तो बढ़ेगी ही। संस्था का क्या है, उसके लिए आप कहीं दिलवा दीजिए, कहो तो हम बंदोबस्त कर देते हैं। नहीं मुरारी, हमने उनको जवाब दी है, उनसे मिलकर इस विषय पर बात करते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला करना सही रहेगा। इट्स ओके सर, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, सिर्फ अपने क्लाइंट के इरादे बता रहा हूँ। हम आपकी बात से सहमत हैं। कल सुबह जैसे ही वो आते हैं हम आपके उनसे मुलाकात करवा देते हैं।
वैसे वे काफ़ी सज्जन हैं, आपकी बात जरूर समझेंगे, शिवम ने कहा। कुछ देर बाद ही नौकर चाय नाश्ता रखकर चला गया। शिवम ने आदित्य से चाय लेने को कहा। कुछ देर बाद 11 साल की एक प्यारी सी बच्ची हाथ में अपनी गुड़िया लेकर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। आदित्य को वो बहुत मासूम लगी। उसने शिवम के पास आकर कहा, देखिए ना बाबा, यश भाई ने हमारी गुड़िया तोड़ दी। शिवम ने उसके हाथ से गुड़िया ली और उसे देखते हुए कहा, यश आपसे छोटा है ना, तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए दूसरी गुड़िया लाएंगे। आदित्य एकटक उसे देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई तो शिवम ने कहा, यह हमारी बेटी है काशी, और काशी से कहा, अंकल को नमस्ते करो। काशी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आदित्य को देखकर कहा, नमस्ते अंकल। आदित्य ने प्यार से उसके गाल को छुआ और कहा, नमस्ते बेटा, आपका नाम बहुत प्यारा है। शुक्रिया, काशी ने कहा और फिर वहां से चली गई। इतनी छोटी सी बच्ची इतनी शुद्ध हिंदी बोल रही है, जानकर हैरानी हुई। आदित्य ने काशी से प्रभावित होकर कहा, अरे ये तो हमारी भाभी के दिए संस्कार हैं, आप मिले नहीं, अभी मिलवाते हैं। मुरारी ने कहा और आवाज लगाई, सारिका भाभी, सारिका भाभी। लेकिन न कोई जवाब आया, ना ही सारिका आई। तो मुरारी ने शिवम से कहा, भैया हमरे कोई नहीं सुनता, आप ही बुला लीजिए। शिवम मुस्कुराया और कहा, सरू जरा यहाँ आना। आदित्य ने देखा, कुछ ही देर बाद एक बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग की लाल बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी पहने सरू मतलब सारिका वहां आई और शिवम से कहा, जी आपने बुलाया हमें, इनसे मिलिए, ये हमारे मेहमान हैं आदित्य जी। शिवम ने आदित्य की ओर हाथ करके कहा। सारिका ने अपने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते। आदित्य ने सारिका को देखा तो उठकर खड़ा हुआ और कहा, इन्हें कौन नहीं जानता, आप सारिका शर्मा है, मुंबई बिजनेस टाइकून। स्कूल में था तब आपका इंटरव्यू पढ़ा मैंने, आज आपको सामने देखकर अच्छा लगा। बिजनेस टाइकून नहीं थे, अभी तो इन्हीं की नौकरी कर रहे हैं, सारिका ने शिवम की ओर देखकर कहा। तो आदित्य और मुरारी हंस पड़े। सारिका ने देखा आदित्य ने कुछ नहीं खाया तो उसने कहा, अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं, लीजिए ना। थैंक यू। अच्छा शुरू सुनिए, यश को जरा समझाइए ना, काशी को परेशान न करे। शिवम ने सारिका से कहा, ठीक है हम ध्यान रखेंगे, कहकर सारिका वहां से चली गई। आदित्य ने नाश्ता किया और फिर मुरारी के साथ वापस निकल गया। शाम हो चुकी थी, सूरज भी ढलने लगा था। मुरारी आदित्य को लेकर अस्सी घाट पर आया। आदित्य ने देखा वहां सुबह से भी ज्यादा भीड़ जमा थी। चारों ओर सुगंधित वातावरण था, शंखनाद और घंटियों की आवाजों से कानों को एक अलग ही सुकून का एहसास हो रहा था। मुरारी को वहां देखकर सभी उसे नमस्ते किए जा रहे थे और मुरारी सबको हंसता मुस्कुराता जवाब देता जा रहा था। आदित्य ने देखा, विधायक होकर भी मुरारी में बिल्कुल अहम नहीं था। दोनों ने भोलेनाथ के दर्शन किए और फिर सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। वहां खड़े होकर आदित्य घाट की विशाल आरती देख रहा था। उसे सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही अनामिका की बहुत याद आ रही थी। अनामिका ने इस जगह के बारे में सच ही कहा था आदित्य से। आदित्य पलक उस नजारे को निहारता रहा। भोलेनाथ की भक्ति, शंखनाद, आरती का स्वर, प्रज्वलित अग्नि और सुगंधित धुआं देखकर आदित्य का मन खुश हो गया। वह एक पल के लिए सब भूल चुका था, अपना पद, अपना केस, वो जमीन, सब बस कुछ याद था तो अनामिका, और बस उस नजारे को देखते हुए बुदबुदाने लगा। मुरारी पास खड़ा नदी से ध्यान हटाकर आदित्य को सुन रहा था और जैसे ही आदित्य रुका, मुरारी ने कहा, क्या बात है बाबू, बड़ा अच्छा बोलते हो यार आप तो, मतलब एकदम बवाल। आदित्य मुरारी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहा, बनारस सच में बहुत खूबसूरत है।